नमस्कार सभी को। आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे अंग्रेजों की वह आर्थिक औपनिवेशिक नीतियों की जिनके कारण भारत से बड़े स्तर पर धन का निष्कासन हुआ और इसी धन के निष्कासन के कारण भारतीय जो उद्योगपति थे, भारतीय जो किसान थे, वह निर्धन हुए और यही निर्धनीकरण एक दिन भारत के लिए बारंबार अकाल जनित समस्याओं का कारण बनता है, जिसके कारण भारत की बड़ी जनसंख्या काल के गाल में समा जाती है और इसी कारण भारत में असंतोष भी उत्पन्न होता है और इसी असंतोष के कारण भारत की एक बड़ी जनता एक साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करती है, आंदोलन करती है और अंततः देश की आजादी 15 अगस्त 1947 की कहानी लिखी जाती है। आइए चलते हैं हम अंग्रेजों की वो कौन सी आर्थिक औपनिवेशिक नीतियां थी जिसके कारण भारत का निर्धनीकरण हुआ, भारत की अर्थव्यवस्था पूर्णतः औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में परिवर्तित हो गई, उन सब पर आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, ब्रिटिश आज हम बात करेंगे आज के लेक्चर में आर्थिक नीतियों की, ब्रिटिश आर्थिक नीतियों की। और ब्रिटिश आर्थिक नीतियों में सबसे पहले पढ़ेंगे उपनिवेशवाद एवं उसके चरण। इसके बाद पढ़ेंगे हम भू राजस्व नीति। इसके बाद पढ़ेंगे कृषि का वाणिज्यीकरण, कृषि का वाणिज्यीकरण। इसके बाद हम पढ़ेंगे विऔद्योगिकरण, और रेलवे का विकास। रेलवे भी एक बहुत बड़ा माध्यम था, भारत से धन के निष्कासन था। और अंततः हम पढ़ेंगे धन का दोहन या धन का भारत से निष्कासन, कि किस प्रकार से भारतीय धन का इंग्लैंड चले जाना और उस धन का कोई भी भौतिक लाभ भारत को प्राप्त नहीं होता, उसको हम धन का निष्कासन कहते हैं, है ना। इसे ड्रेनेज थ्योरी कहते हैं। जो धन है, हमारे पास पैसा है, वो पूरा कहाँ चला गया, इंग्लैंड चला गया और उसका कोई भी भौतिक लाभ भारतीयों को प्राप्त नहीं हुआ। एक उदाहरण से मैं आपको समझा सकता हूं, जैसे कि आप अपने मित्र के यहाँ पहुंचते हैं, ये धन का निष्कासन समझा देता हूं, क्योंकि याद रखें ये उपनिवेशवाद, भू राजस्व नीति, कृषि के वाणिज्यीकरण, विद्युतीकरण, रेलवे के विकास के कारण ही, इन सब के कारण ही भारत से, याद रखें, थोड़ा यहाँ पर समझने का प्रयास करें, इन सब से ही भारत से धन का निष्कासन हुआ और धन के निष्कासन से भारतीय क्या हो गए, निर्धन। और भारत की अर्थव्यवस्था निर्धनता भारतीय अर्थव्यवस्था का क्या बन गया, गुण बन गया। भारतीय निर्धन हुए का मतलब सीधी बात है कि भारत का अवस्था है, किसान गांव निर्धन हुए तो भारत का अवस्था है, बताइए, गांव में, तो गांव के निर्धन होने से सीधा भारत निर्धन हुआ। सीधा टारगेट किसको किया, अंग्रेजों ने, किसानों को। और यही निर्धनता भारत का क्या बन गई, अंग्रेजों के जमाने में एक गुण बन गई, जहां से कच्चे माल को इंग्लैंड निर्यात किया जाता था और बने हुए माल को भारत में आयात किया जाता था। बोलिए आप, कितना उल्टा हुआ कि कोई व्यक्ति अपने घर का आटा पड़ोस में देकर उससे रोटी खरीदता हो। बोलिए, तो समस्त अच्छाइयां भारत की गंगा नदी से ले जाकर लंदन की टेम्स नदी में जाकर उड़ेल दी गई थी। ठीक है, इस पर चर्चा करने वाले हम, देखिएगा। अब तो यही जानने का प्रयास कर रहे हैं कि धन का निष्कासन का मतलब क्या है, कैसे निर्धन हुआ, इन सब से कैसा। तो धन का निष्कासन मैंने आपको बताया, दादा भाई नेहरू जी ने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया और कांग्रेस ने बकायदा अपने अधिवेशनों में आर्थिक दोहन को ही अंग्रेजों के खिलाफ इस्तेमाल भी किया। अंग्रेजों के विरोध में आर्थिक दोहन, आर्थिक संसाधनों का जो भारत से दोहन हो रहा था, निष्कासन हो रहा था, उसी एजेंडे को लेकर अंग्रेजों के सामने प्रस्तुत किया और अंग्रेजों के विरुद्ध इस आधार पर कार्रवाइयां की, आंदोलन किए। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से बताना चाह रहा था कि आप अपने दोस्त के घर गए, कि धन का निष्कासन का मतलब क्या है, दोस्त के घर गए
और दोस्त ने चुपचाप से आपके पर्स से, मेरे पास पर्स नहीं है आसपास, बताता, पर्स से चुपचाप से आपके पर्स से 200 रुपए निकाल लिए। 200 रुपए का नोट आपके पर्स से निकाल लिया उस आपके मित्र ने, और उस पैसे से वो है क्या ले आया, कोल्ड ड्रिंक ले आया, समोसे ले आया, और आप ही के रूम पर पार्टी कर ली उसने। बाद में जब आप उसके रूम से वापस आए, अपने मित्र के रूम से घर आकर आपने देखा, अरे मेरी जेब में तो 200 रुपए नहीं है। आपको पता चला, अच्छा वो पार्टी तो मेरे पैसों से हो रही थी और आपने तो वहां ना खाया ना आपका खाने का मन था, अर्थात वो 200 रुपए का कोई भी भौतिक लाभ प्राप्त आपको हुआ ही नहीं। तो इसी से आपके क्या हुआ, धन का निष्कासन। बोलो, बोलिए। भारत में आज भ्रष्टाचार हो रहा है, और भ्रष्टाचार के कारण भारत का अत्यधिक धन गलत चीजों में, गलत प्रयोजनों में लग रहा है, जिसका भारतीय जनता को कोई लाभ प्राप्त नहीं हो रहा। इसी को तो कहते हैं भ्रष्टाचार। क्या है? धन का निष्कासन ही तो एक तरीके से। तो अंग्रेज भारत में यही काम तो कर रहे थे, एक तरीके से भ्रष्ट तरीके से शासन करके अंग्रेज अपनी नीतियों का ऐसे निर्माण कर रहे थे जिससे लाभ सिर्फ अंग्रेजों को प्राप्त हो, भारतीयों को कोई भौतिक लाभ प्राप्त न हो। तो यही किया। तो देखती है क्या क्या किया अंग्रेजों ने। तो पहले हम चर्चा करेंगे किसकी, उपनिवेशवाद की। पहले चर्चा किसकी करेंगे, उपनिवेशवाद का अर्थ क्या है। मैं मान लूं कि आपको धन का निष्कासन समझ में आ गया होगा। सबसे पहला चरण, उपनिवेशवाद क्या है। तो उपनिवेशवाद की पूरी अवधारणा मैं आपको कंसेप्ट समझा देता हूं। एक तरफ भारत था और एक तरफ क्या थे, अंग्रेज। अंग्रेजों ने भारत से लाभ लेने के लिए, बताइए भारत से क्या लेने के लिए, लाभ लेने के लिए भारत पर क्या स्थापित किया, बताइए बच्चों, क्या स्थापित किया, नियंत्रण स्थापित किया। और नियंत्रण स्थापित करने के लिए कुछ नीतियां बनाई, क्योंकि भारत से कैसा लाभ लेना चाहते थे, कैसा लाभ लेना चाहते थे, आर्थिक लाभ लेना चाहते थे। कौन लेना चाहते थे, अंग्रेज, जिसे हम मात्र देश कहते हैं, जो एक अल्प विकसित देश पर कब्जा करने का क्या करता है, प्रयास करता है। तो नीतियां बनाई। तो अंग्रेजों ने किस देश से नीतियां बनाई, किस देश, इसे अपना क्या बनाया, इसे क्या बनाया, गुलाम बनाया, उपनिवेश बनाया, और इससे आर्थिक लाभ लेने के लिए नीति बनाई। इसलिए हम कहते हैं आर्थिक औपनिवेशिक नीति। इसलिए इनका नाम क्या है, आर्थिक औपनिवेशिक नीति, क्योंकि अंग्रेज भारत को इसलिए लाभ लेने के उद्देश्य से नियंत्रण में रखना चाहते थे ताकि वह भारत से लंबे समय तक लाभ लेते रहे। आर्थिक औपनिवेशिक नीति के लिए उन्होंने कुछ संरचनाओं का निर्माण किया, जैसे कि उन्होंने भारत में प्रशासनिक संरचना का निर्माण किया। इसका भी उद्देश्य क्या था, सिर्फ और सिर्फ अंग्रेज खुद लाभ। उन्होंने भारत में रेलवे का विकास किया, लेकिन इसका भी मुख्य उद्देश्य किसके लिए था, अंग्रेजों के लिए। भारतीयों को तो वो भेदभाव मूलक व्यवहार करते थे, रेलवे बैठने नहीं देते थे। उन्होंने भारत में शिक्षा का प्रसार किया, बोलिए। और शिक्षा का प्रसार करने का मतलब कि उनका मुख्य उद्देश्य कभी कुछ ये नहीं था कि इससे भारतीयों को लाभ मिले, उनका मुख्य उद्देश्य था कि सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजों को लाभ मिले। शिक्षा भी भारत में, चाहे वो वुड डिस्पैच घोषणा पत्र की बात हो जो डलहौजी के शासन काल में आया, उसका मुख्य उद्देश्य यही था कि भारत में पाश्चात्यकरण करना, भारतीयों का पाश्चात्यकरण कर देना, भारतीयों को अंग्रेजी शिक्षा देकर यह विश्वास दिलाना कि तुम्हारी संस्कृत, तुम्हारी प्राकृत भाषा, तुम्हारी अर्धमागधी, तुम्हारी हिंदी सब बेकार है, और हमारी अंग्रेजी भाषा और हमारी जो सभ्यता और हमारी जो शिक्षा पद्धति है वो आपसे कई गुना ऊपर है। इसकी हम आलोचना बाद में करेंगे। तो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य भी पाश्चात्यकरण, प्रशासन का भी मुख्य उद्देश्य अंग्रेजों का भारत पर नियंत्रण रखना, रेलवे का विकास इसलिए ताकि वो क्या कर सके, लंबी दूरी की यात्रा कर सके, और भारत के विभिन्न भागों में हो रहे विद्रोहों को तुरंत जाकर अपनी सेना के माध्यम से रोक सके। तो जितनी भी संरचनाएं भारत में बनाई जा रही है उनका मुख्य उद्देश्य है आर्थिक औपनिवेशिक लाभ पहुंचाना। वो नीतियां कौन सी बनाई गई थी, उपनिवेशवाद इसी को कहते हैं उपनिवेशवाद। और उपनिवेशवाद के चरण भी जान लीजिए। उपनिवेशवाद के चरण भी मैं आपको समझा दूं तो ये एक आरपी दत्त की बुक है इंडिया टुडे, उसमें 3 चरण उन्होंने इसमें बताए हैं। और वो चरण कौन कौन से हैं मैं आपको बता दूं। पहला चरण है कि भाई पहले अंग्रेजों ने क्या किया, व्यापारिक पूंजीवाद, अर्थात व्यापार के माध्यम से इन्होंने पूरे व्यापार पर, अंग्रेजों ने पूरे व्यापार पर सबसे पहले एकाधिकार करके अपनी पूंजी एकत्रित की, पूंजी का निर्माण किया। और जब इनके व्यापार में किसी ने बाधा डाली, 2 ही लोग थे इनके व्यापार में बाधा डालने के लिए, एक तो जो यूरोपीय भारत में मौजूद थे, चाहे पुर्तगाली हो, चाहे फ्रांसीसी हो, चाहे डच हो, एक तो वो लोग मौजूद थे, और दूसरे भारतीय शासक। तो दोनों को ही खदेड़ा उन्होंने। जैसे कि आप देखेंगे कि प्लासी का युद्ध हो रहा है,
बंगाल में सिराजुद्दौला, तो बंगाल पर कब्जा करने का प्रयास, साथ में डचों के साथ भी युद्ध हो रहा है, साथ में फ्रांसीसियों के साथ भी युद्ध हो रहा है, डचों के साथ इसी समय 1759 में आप देखेंगे बेदारा का युद्ध हो रहा है। बोलिए, फ्रांसीसियों के साथ 1760 में बांडीबास की लड़ाई हो रही है। अंग्रेजों ने बंगाल जैसे बड़े भूभाग पर कब्जा कर लिया और बड़ी जो शक्तियां थी भारत में यूरोपीय सब, उनको भी पराजित कर दिया। तो बक्सर के युद्ध में कहाँ अंग्रेज चुप बैठेंगे, और उन्होंने पूरे बंगाल पर प्रत्यक्ष, यहाँ तो अप्रत्यक्ष रूप से प्लासी में कब्जा किया, वहां बक्सर में तो प्रत्यक्ष रूप से बंगाल पर कब्जा कर लिया। बंगाल एक बड़ा भूभाग जब भारत की का अंग्रेजों के हाथ में चला जाता है तो अंग्रेज इतने आर्थिक रूप से शक्तिशाली बन जाते हैं वहां से राजस्व वसूल कर करके, कि उन्होंने अपने भारत के ही धन से भारतीय शक्तियों को पराजित किया। तो व्यापारिक पूंजीवाद सबसे पहले व्यापारिक लाभ कमाया, भारत के व्यापार पर एक अधिकार किया, और जितनी भी उनके विरोध में प्रतिस्पर्धा में भारत में मौजूदा शासक और कंपनियां थी उनको पराजित किया। जब व्यापार के माध्यम से पूंजी एकत्रित हुई तो अपने देशों में इसी पूंजी के माध्यम से उन्होंने उद्योग स्थापित किए, तो उसी को कहते हैं औद्योगिक पूंजीवाद। क्या अब उन्होंने अपने देश में मशीनीकरण किया, क्या किया, मशीनीकरण, और इन मशीनीकरण में वो क्या करते थे, भारत से कच्चा माल लेकर आते थे, क्या लेकर आते थे, कच्चा माल, और बने माल को वो भारत में लाते थे। इसलिए तो उन्होंने भारत में 1813 के अधिनियम में कहा था अंग्रेजों ने कि अब भारत से हम मुक्त व्यापार करेंगे, अर्थात भारत में सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही आयात निर्यात का व्यापार का काम नहीं करेगी, जबकि समस्त औद्योगिक कंपनियां जो इंग्लैंड में मौजूद है वो भारत से व्यापार करने के लिए फ्री है, स्वतंत्र है। सोचिए, ये जानबूझ के अधिनियम लाया गया। और इसी समय जब औद्योगिक पूंजीवाद लाया गया तो बने माल को बेचने के लिए इन्होंने भारत में शिक्षा पद्धति भी ऐसी चलाई ताकि अंग्रेजों के माल को भारतीय खरीदे, अर्थात ऐसी शिक्षा दी ताकि अंग्रेजों के प्रति भारतीयों का रवैया सकारात्मक हो जाए, कि रंग रूप में तो हम भारतीयों पर, आचार विचार में कौन बन जाए, अंग्रेज बन जाए। सोचिए, और इसी शिक्षा पद्धति मतलब पाश्चात्यकरण करना, अभी बात की थी मैंने। औद्योगिक पूंजीवाद के बाद जब इनके पास उद्योगों का विस्तार चरम पर हो चुका था, उद्योगों से पूंजी का निर्माण हो चुका था, अब औद्योगिक इकाइयों का निर्माण नहीं करना था, अब औद्योगिक पूंजीवाद का वित्तीय पूंजीवाद, अर्थात इनके पास इतना उद्योगों में पैसा आ गया कि अत्यधिक पूंजी का निर्माण हो गया। तो उस पूंजी का इन्होंने क्या किया, भारत में आके निवेश किया। निवेश किसमें किया, जहाजरानी उद्योग में। बोलिए, निवेश किसमें किया, बागानी कृषि में। बोलिए, निवेश किसमें किया, रेलवे के विकास में। निवेश किसमें किया, बैंकिंग में। बोलिएगा, तो अब इन्होंने निवेश के माध्यम से पूंजी का निर्माण किया। तो याद रखें कि उपनिवेशवाद के 3 चरण बताए गए हैं, और 3 चरण में पहले व्यापारिक पूंजीवाद के माध्यम से भारत के व्यापार पर एक अधिकार करके पूंजी का निर्माण किया। इसी पूंजी से बड़े बड़े उद्योगों की स्थापना इंग्लैंड में जाके की, औद्योगिक पूंजीवाद। जब उद्योगों के माध्यम से पूंजी एकत्रित हो गई तो अब इस उद्योगों के माध्यम से एकत्रित पूंजी का क्या करें, तो निवेश किया। और निवेश भारत में जहाजरानी है, बागानी कृषि है, आपकी बैंकिंग सेक्टर है, रेलवे का विकास है, इन सब में इन्होंने निवेश करके अत्यधिक लाभ कमाने का प्रयास किया। इन सब से तो धन का निष्कासन होता रहा भारत से। तो याद रखें, मैंने आपको उपनिवेशवाद का मतलब है कि कोई मात्र देश या विकसित देश किसी क्या करता है, अल्प विकसित देश की सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक जब व्यवस्था पर कब्जा कर लेता है तो उसे उपनिवेश कहते हैं, और इस अवधारणा को उपनिवेशवाद कहते हैं। और यह लाभ लेने के लिए भारत पर नियंत्रण स्थापित किया गया। उपनिवेश भारत को लाभ लेने के उद्देश्य से बनाया गया, और लाभ लेने के लिए एक उपनिवेशी देश के साथ कुछ आर्थिक नीतियां बनाई गई, इसलिए इन्हें आर्थिक औपनिवेशिक नीतियां ब्रिटिश आर्थिक नीति कहते हैं। और इस उपनिवेशवाद की मैंने 3 चरण आपको बता दिए, और व्यापारिक पूंजीवाद, औद्योगिक पूंजीवाद और वित्तीय पूंजीवाद। इसके पश्चात हम बात करेंगे भू राजस्व नीति, फिर कृषि के वाणिज्यीकरण पर, फिर विद्युतीकरण पर, फिर रेलवे के विकास पर, फिर धन का निष्कासन। तो चलिए आइए हम बात करते हैं, चर्चा करते हैं किस पर। हम सबसे पहले भू राजस्व नीति पर। इतना मैं समझ लूं कि आपको समझ में आ गया होगा, क्या यह मान लूं मैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, हाँ या ना, बोल दो। चलो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहली बात है भू राजस्व नीति। भू राजस्व नीति अर्थात अंग्रेजों को पता था कि भारत में अधिकांश लोग कहाँ बसते हैं, गांव में बसते हैं। भारत कहाँ बसता था, गांव में। तो अंग्रेजों ने गांव में जो किसान थे, किसानों के पास जो जमीनें थी, उन्हीं को टारगेट किया कि भाई भारत से कैसे आर्थिक लाभ लें। तो सबसे पहले उन्होंने भारतीय किसानों को, गांव को टारगेट किया, और इसी क्रम में उन्होंने क्या बनाई, नीतियां बनाई। सबसे पहली नीति स्थायी बंदोबस्त
वस्त्र नीति। दूसरी जो नीति बनाई वो आपकी थी रैयतबाड़ी, और तीसरी जो नीति थी वो आपकी महालबाड़ी। सबसे पहली जो भू राजस्व नीति है वो है स्थायी बंदोबस्त, इस पर चर्चा करेंगे। स्थायी बंदोबस्त पर तब जाके हम दूसरी रैयतवाड़ी और तीसरी महलवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था पर चर्चा करेंगे। तो स्थायी बंदोबस्त, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था में भी हम ये देखेंगे कि स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था क्या थी, क्या विशेषताएं थी, क्या उद्देश्य लेकर चल रही थी, इसके क्या परिणाम निकले, सकारात्मक और नकारात्मक, भारत के लिए और अंग्रेजों के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को क्यों लागू किया गया? क्योंकि अंग्रेजों को, सबसे बड़ी बात है कि पृष्ठभूमि हमको पता है तो सब कुछ पता है, पृष्ठभूमि पता है तो सब कुछ पता है। अंग्रेजों को क्या चाहिए था? अंग्रेजों को एक तो जो सामग्री थी, जैसे कि हथियार सामग्री है, उसको खरीदने के लिए, और दूसरी बात जो कर्मचारी थे, कर्मचारी उनका व्यय, उनको भी तो पैसा देना था, तो कर्मचारियों को पैसे देने के लिए और अपनी सामग्री खरीदने के लिए, चाहे वो हथियार हो चाहे अन्य सामग्री हो, और अपने दैनिक कार्यों के व्यय को पूरा करने के लिए पैसे की आवश्यकता थी। तो कहां से पैसा लेकर आए? क्योंकि अंग्रेज लगातार भारत में 1757 में, 1764 में, 1759 में, 60 में लगातार युद्धरत थे। 1769 में मैसूर के साथ वो आप देख सकते हैं कि मराठाओं के साथ पंजाब, भारत में वो जहां जाते थे वहां कब्जा करने का प्रयास करते थे, और इसी क्रम में उनका संघर्ष होता था उन क्षेत्रीय राजाओं के साथ, वहां मौजूद यूरोपीय शक्तियों के साथ। तो इस खर्चे को कैसे पूरा किया जाए भारत में? क्या अंग्रेज इंग्लैंड से सोना लेकर आए तो परेशान हो जाएंगे, तो क्यों ना भारत के बड़े भूभाग पर कब्जा करके वहां से आर्थिक लाभ कमाया जाए, और इसी उद्देश्य को लेकर स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था बनाई गई थी। तो एक तो पृष्ठभूमि देख ली, क्या उद्देश्य थे इस व्यवस्था के, ये भी देख लीजिए क्या उद्देश्य थे। यह व्यवस्था इन उद्देश्यों को लेकर चल रही थी कि भाई अंग्रेजों को क्या मिले, अंग्रेजों को इससे आर्थिक लाभ मिलता रहे, और अंग्रेजों को पता था कि यार, उनको यही नहीं पता कि यहाँ पर भूमि से कैसे हम राजस्व की लगात की वसूली करें, तो वो ये भी नहीं जानते थे कि कैसे करना है। तो प्रशासनिक कठिनाइयों से बचने के लिए, किससे बचने के लिए? प्रशासनिक कठिनाइयों से बचने के लिए उन्होंने इस व्यवस्था का निर्माण किया। तो तीसरी बात, लाभ, और लगातार इससे क्या होता रहेगा, अंग्रेजों को बिना किसी कठिनाई के लाभ होता रहेगा, इनकम या आय उन्हें नियमित क्या मिलती रहेगी? नियमित आय की आय। और चौथा बहुत खतरनाक बिंदु था, और वो था कृषि का विकास। इस बिंदु पर आप उंगली उठा सकते हैं कि सर कैसी बातें कर रहे हो, कृषि का विकास कैसे संभव होगा? तो देखिए कि जो व्यक्ति इस व्यवस्था को बना रहा है, इसकी पृष्ठभूमि लेकर चल रहा है, उस व्यक्ति का नाम है लॉर्ड कॉर्नवालिस। भाई साहब, कुछ ऐसे लोग थे, वारेन हेस्टिंग हुआ, लॉर्ड कॉर्नवालिस हुआ, बेलेजली हुआ, इस शुरुआती स्तर पर ऐसे अंग्रेज अधिकारी थे जिन्होंने अंग्रेजों की जमीन को भारत में पक्का किया, लॉर्ड कॉर्नवालिस। और ये 1793 में इस नीति को लेकर आया था लॉर्ड कॉर्नवालिस का ही दिमाग चला कि कैसे भारत से वो आर्थिक लाभ कमाए, भू राजस्व की कौन सी नीति बनाए, तो उसने स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के माध्यम से बनाया। और इसके उद्देश्य में एक उद्देश्य खतरनाक है कि कृषि का विकास। वो चाहता था कि मुझे प्रशासनिक अड़चने ना आए, वो चाहता था नियमित आय और लाभ आर्थिक मुझे मिलता रहे, और कृषि का भी विकास हो जाए। इन उद्देश्यों को लेकर और इन पृष्ठभूमि को लेकर वो क्या करता है, इस स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था का विकास करता, निर्माण करता है। क्योंकि हमारे पास बोर्ड छोटा है, इसलिए हम इसको ऊपर में डालकर आपको यहाँ पर इस नीति को पूरी समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो यह नीति में क्या हुआ था, अर्थात इसकी हम किस पर बात करेंगे, विशेषताओं पर। इस नीति की क्या विशेषताएं थी? तो सबसे पहले इसमें लगान की जो राशि थी, लगान की राशि क्या की गई थी, स्थायी की गई थी, अर्थात उसमें परिवर्तन नहीं होगा। दूसरी बात, ये इसे किसने क्षेत्र पर 19% भारत के जो भूभाग था उस समय अंग्रेजों के जमाने में 19% भूभाग पर लागू किया गया था। उसमें क्या क्या शामिल थे? बंगाल आपका, हमारा बिहार, उड़ीसा, कर्नाटक का उत्तरी भाग
और इसमें बनारस, अर्थात इसमें बनारस मतलब कि जो यूपी का उत्तरी भाग था, उत्तरी भाग बनारस का कुछ डिवीजन इसमें शामिल था। तो ये 19% भूभाग पर क्या थी, फैली हुई थी कि कुछ भाग, है ना, यूपी का और कर्नाटक का इसमें कुछ भाग शामिल था। ठीक है, तो लगान की राशि कैसी थी, स्थायी थी, 19% भूभाग पर इसे लागू किया गया था। अगली जो महत्वपूर्ण बात है इसमें वो क्या थी, इसकी विशेषता कि इसमें एक तरफ क्या थे, अंग्रेज, एक तरफ थे जमींदार और एक तरफ थे बेचारे किसान। तो याद रखें, अंग्रेजों को पता था कि जमींदारी प्रथा कब से चली आ रही है, मुगलों के जमाने से चली आ रही है, और मुगल काल से जब ये प्रथा मौजूद है, जमींदारी की लगान वसूल करके अंग्रेजों, तो हम क्यों इस प्रथा को तोड़ें और हम परेशानी उठाएं प्रशासनिक, क्यों ना जमींदारों को ही हम लगान वसूली का क्या कर दें, लगान वसूली का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी या जिम्मेदारी सौंप दें, ताकि हमें बिना किसी प्रशासनिक कठिनाई के नियमित रूप से आय प्राप्त होती रहे। तो इसमें अंग्रेजों ने किसके साथ समझौता किया, याद रखें, ये वो अंग्रेज है भारत में, मैं आपको बताऊं, अंग्रेजों का फोटो बना देते हैं यहाँ पर, है ना, बहुत बदमाश थे अंग्रेज भारत में। ठीक है, मेरी पेंटिंग में मत जाना, पेंटिंग मुझे ज्यादा अच्छी आती नहीं है ना। ये रहा अंग्रेज, ये रहा अंग्रेज, है ना, ये अंग्रेज रहा। ठीक है, और इसने किसके साथ समझौता किया, इसने जमींदार के साथ, हमारे देश में जो जमींदार है उसके साथ इसने समझौता किया। ठीक है, और किसान से तो बात ही नहीं की बेचारे, है ना, किसान से तो इन्होंने बात ही नहीं की। सोचिए, हमारे देश के जो किसान है, अन्नदाता है, उससे बात ही नहीं की इसने, इन्होंने। ठीक है, पेंटिंग पर मत जाइए, मेरी भावनाओं पर जाइएगा। ठीक है, किसान से तो इन्होंने बात ही नहीं की, सीधा समझौता किसके बीच में हुआ, अंग्रेज और जमींदार की बीच में हुआ। और कहा गया कि आप इस जमीन से, इस किसान की जो जमीन है, इससे आप पूरा का पूरा पैसा वसूल करेंगे, सिर्फ इसके पास मजदूरी अकेली छोड़ेंगे, और उसमें से जो पैसा आएगा उसमें से 10/11 भाग, 10/11 भाग हमारे पास रखेंगे और 1/11 भाग आप अपने पास रखेंगे, और जो शेष बचेगा, अब इसमें से जो शेष बचेगा, जो शेष बचेगा उससे आप कृषि का विकास करेंगे। तो बताइए, कृषि का विकास की थ्योरी गलत नहीं थी, इसका मतलब तो ये कि भाई जो बचा है शेष 1/11, उससे क्या करेगा, ये जमींदार कृषि के विकास पर बल देगा। क्या ये जमींदार ऐसा करेगा, अरे गलती से नहीं करेगा भैया, क्योंकि वह है किसान से जब लगान वसूल करने जाएगा, इसमें अत्यधिक लगान की राशि जब तय की गई और किसान ने कभी इतना लगान दिया नहीं ना, वो देने के लिए सक्षम है भारत में, तो जब ये जाएगा लेने के लिए, जबरन वसूल करेगा, तो ये इसका खुद का इतना खर्चा हो जाएगा कि यह है बची हुई राशि में से, शेष राशि में से कृषि के विकास के पैसे खर्च नहीं कर पाएगा। इसलिए कृषि का विकास तो स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के तहत होगा ही नहीं। और साथ में यह समझौता हुआ, यहाँ यह है जो तीसरी जो बात थी यहाँ समझौता की, यह समझौता तो हुआ, साथ में अगली जो बात बता दूं मैं, चौथी बात, इसमें किसने एक सूर्य अस्त कानून बना दिया, सूर्य अस्त कानून बना दिया कि भाई इतनी तारीख के दिन, मतलब इन्होंने एक दिनांक निर्धारित कर दी, दिन निर्धारित कर दिया कि इतने दिनांक को, इस दिन अगर सूर्य अस्त होने से पहले आपने पैसा नहीं दिया तो आपकी जमींदारी क्या कर दी जाएगी, तो आपको कुछ ना कुछ जमींदारी नीलाम कर दी जाती थी। अब बताइए, इनकी जमींदारी कौन खरीदता होगा, जो शहर में बैठा हुआ है व्यापारी। बोले, अब वो खुद तो जाता नहीं होगा, वो कहीं ना कहीं एजेंटों को बेचता होगा, एजेंट और पैसा, तो ये अलग मैटर है, इस पर अपन अलग से चर्चा करेंगे कि जमींदारी नीलामी होने से इन पर क्या दुष्प्रभाव पड़ा, नकारात्मक जो प्रभाव है उस पर हम इसमें चर्चा करेंगे। तो स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था में सबसे पहले आपके समझ में आया कि इसकी पृष्ठभूमि क्या थी, अंग्रेज अपने खर्चों को पूरा करने के लिए भारत में इस व्यवस्था को लाना चाह रहे थे, क्योंकि इस व्यवस्था के उद्देश्य थे कि नियमित आय हो, प्रशासनिक अड़चने न हो, कृषि का विकास हो, और इस व्यवस्था को लागू करने का श्रेय लॉर्ड कॉर्नवालिस को 1793 में जाता है। और भारत के 19% बंगाल, बिहार, उड़ीसा, कर्नाटक और यूपी के कुछ भागों पर यह मौजूद थी।
इसे लागू किया। और इसमें लगान की राशि कैसी थी? स्थायी। इसमें समझौता अंग्रेज और जमींदार के बीच में किया गया। जमींदार को ही इस व्यवस्था में भूस्वामी बना दिया गया और समस्त अधिकार जो स्वामित्व के किसान के पास थे वो छीन लिए गए। किसान ना तो अपनी जमीन बेच सकता था, ना वो है सार्वजनिक रूप से जो तालाब थे, चारागाह थे, उन पर अपने उपयोग का इस्तेमाल कर सकता था। समस्त रूप से जमींदार ही खरीद फरोख्त कर सकता था। जमींदार ही मुख्य आधार बना दिया था। तो अब बताइए, जब किसान पैसा नहीं दे रहा होगा तो जमींदार क्या कर रहा होगा? किसान पर जबरन वसूली कर रहा होगा। तो किसान और जमींदार के बीच में क्या होगा? तनाव पैदा होगा। तो सामाजिक इसमें हम सकारात्मक नकारात्मक स्तर पर अब देखेंगे किसके क्या प्रभाव पड़े, तब और आपको समझ, इतना आपको समझ में आ गया मैं मान लूं। इसको मैं मिटा देता हूं, फिनिश कर देता हूं, है ना। अब बताइए इस व्यवस्था के क्या परिणाम हुए? इस व्यवस्था के जो आज हमने स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था पड़ी हुई है, इसके क्या परिणाम हुए? तो परिणामों पर चर्चा करते हैं। बताइए क्या परिणाम हुए? किसके लिए परिणाम? अंग्रेजों के लिए और भारतीयों के लिए। अंग्रेजों के लिए तो लाभ का विषय रहा। सकारात्मक परिणाम ये हुए कि लाभ होता रहा। क्यों? क्योंकि उन्हें चाहे अकाल पड़े चाहे सूखा पड़े, उन्हें नियमित आय होती रही और प्रशासनिक खर्च भी नहीं करना पड़ा। जमींदारों पर जिम्मेदारी सौंप दी गई, न अलग से प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति करनी पड़ी, न प्रशासनिक व्यय करना पड़ा, न प्रशासनिक अड़चने आई उनको, सीधे नियमित आय होती थी। तो अंग्रेज को, परंतु अंग्रेजों ने भारत में क्या किया था? विस्तार किया। भारत में विस्तार किया तो उन्हें किसकी आवश्यकता हुई? अत्यधिक धन की आवश्यकता हुई। और स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था में, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था में लगान की राशि कैसी थी? लगान की राशि कैसी थी? स्थायी थी। स्थायी थी, उसे ये बदल नहीं सकते थे, नहीं तो विद्रोह कर देगी जनता। तो इस स्थायी राशि के कारण अंग्रेजों को अब अड़चने आने लगी कि अगली बार जो व्यवस्था बनाएंगे उसमें हम लगान की राशि को परिवर्तित रखेंगे। इसलिए भू राजस्व व्यवस्था जो आने वाली है, रैयतवाड़ी और महालवाड़ी, उसमें अंग्रेजों ने लगान की राशि को परिवर्तित रखा कि हम कुछ सालों बाद लगान की राशि को बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। आप सबको पता है परिवर्तित राशि सिर्फ बढ़ती होगी, वो कभी भी लगान की राशि को कम नहीं करते होंगे, क्योंकि अंग्रेजों का उद्देश्य सिर्फ आर्थिक लाभ कमाना भारत से, न कि भारत का विकास करना। तो अंग्रेजों को एक ही समस्या आई, लगान की राशि स्थायी थी, उन्होंने लगातार विस्तार, युद्ध से लगातार भारत में विस्तार कर रहे थे, युद्ध कर रहे थे, तो उन्हें युद्ध में सबसे ज्यादा हथियारों की, सैनिकों की, खर्चों की आवश्यकता थी, व्यय बढ़ रहा था, इसलिए धन की आवश्यकता थी। इसलिए स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था उनके लिए एक बड़ी अभिशाप लग रही थी कि यार ये इसमें राशि अगर परिवर्तनशील होती तो हम इन क्षेत्रों में लगान की राशि को बढ़ाकर और पता नहीं क्या करना चाहते, कितनी बढ़ाते, जबकि इसमें लगान की राशि अत्यधिक स्थापित की गई थी। भारतीयों पर क्या प्रभाव पड़ा? सीधी बात है भाई साहब, भारतीयों पर एक ही प्रभाव पड़ेगा, नकारात्मक प्रभाव। क्यों नकारात्मक प्रभाव? क्योंकि जो बेचारा किसान था उस पर उससे अत्यधिक लगान वसूला गया। अब बताइए, इससे अत्यधिक लगान वसूला गया, अत्यधिक लगान की राशि वसूली गई, तो भाई साहब ये किसान कैसा हो गया? निर्धन हो गया। किसान के निर्धन होने से भारत निर्धन हो गया और निर्धनीकरण हमारी अर्थव्यवस्था का क्या बन गई? निर्धनीकरण अर्थव्यवस्था का आधार बन गई। और इसी किसान जब निर्धन हुआ तो इसी किसान के मन से क्या फूटा? असंतोष फूटा। और इसीलिए भारत में हम कृषक विद्रोह भी हमें देखने को मिलते हैं जगह जगह पर, चाहे वो नील विद्रोह की बात क्यों ना हो, चाहे वो दक्कन के दंगे की बात ही क्यों ना हो, चाहे चंपारण की बात क्यों ना हो, चाहे वो तेभागा आंदोलन की बात क्यों ना हो, चाहे बारदौली की या खेड़ा की, कहीं की पावना विद्रोह, कहीं भी आंदोलन की बात हो, तो विद्रोह की बात हो, तो उसका मुख्य उद्देश्य यही था कि अंग्रेजों ने भारतीय किसानों को इतना निर्धन कर दिया कि उनके पास अब खोने के अलावा, खोने के लिए कुछ नहीं बचा, सिर्फ लड़ने के लिए उनके लिए अंग्रेज सामने खड़े थे। तो उन्होंने पूरे जज्बे के साथ अंग्रेजों का मुकाबला किया। तो इससे भारतीयों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा, अंग्रेजों को जरूर इसका लाभ मिला और अंग्रेजों को सिर्फ यही लगा कि इससे हमें और धन की राशि मिलनी चाहिए थी, परिवर्तित राशि रखनी चाहिए थी। इसी कारण उन्होंने आने वाली पूरा व्यवस्था में धन की राशि को क्या रखा? परिवर्तित रखा और भारतीयों पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ा। और भी हम इसमें प्रभाव देख सकते हैं कि निर्धनीकरण होगा किसान का, बार बार किसान को अकाल पड़ेगा क्योंकि पैसा नहीं है उसके पास, साहूकार के पास जाएगा पैसा लेने के लिए गांव में, साहूकार और दोगुने ब्याज पर पैसा देगा, उसे अपनी जमीन तक गिरवी रखनी पड़ेगी। अर्थात जो किसान कल तक मालिक था अपनी जमीन का, वो मजदूर बन जाएगा। बताइए, संतोष नहीं होगा तो क्या होगा? बोलो।
बोल दो, असंतोष नहीं होगा तो क्या होगा। और आज भी किसान की स्थिति खराब है। आज आप देखिए पानी इतना बरस गया कि पूरी फसल बर्बाद हो गई, बताइए। और उसे अगर मुआवजे के रूप में आप थोड़ा सा कुछ मुआवजा पकड़ा दो तो क्या वो अपनी उस मुआवजे से अपनी जरूरतों को पूरा कर पाएगा? बताइए। जिस किसान की बेटी की शादी तय हो गई है और वो सिर्फ किसान एक तरीके से सिर्फ खेती पर अपनी आजीविका और अपनी आय के लिए निर्भर है, तो और अचानक से मानसून, आपको पता ही हमारे देश में मानसून एक जुआ है, खेती एक जुआ है, मानसून जुआ है, इसलिए खेती जुआ है। और मानसून की अनिश्चितता के कारण उसकी खेत बर्बाद हो जाती है, फसल में बाढ़ आ जाती है, खेत पूरे की पूरी फसल बाढ़ में बह जाती। बताइए, वो अपनी बेटी की जो शादी तय की है उसमें दहेज, क्योंकि आपको पता है समाज में कुरीतियां कुप्रथाएं, बिना दहेज के बिना खर्चे के कोई शादी संभव नहीं है। समाज के लोग बिना दहेज के बिना खर्चे के शादी करना संभव नहीं चाहते, तो उसे दहेज भी देना है, शादी की रकम भी देना है, शादी की व्यवस्थाएं भी करना है, ऊपर से उसकी खेती भी बर्बाद हो चुकी है। ऐसी स्थिति में वो क्या करे? लोन लेकर तो उसने ये खेती की थी, बताइए। अब वो कर्जा कहां से लाए? उसे क्या करना पड़ेगा? या तो अपनी जमीन बेचनी पड़ेगी, बोलो, जमीन ही बेचनी पड़ेगी। आज उसे अपनी खुद जमीन गिरवी रखनी पड़ेगी, और गिरवी रखने के लिए जब जमीन किसी साहूकार के पास जाता है तो साहूकार उस पर दुगना तिगना ब्याज लगा के वो बेचारे किसान पर आर्थिक रूप से आरोपण कर देता है, आर्थिक रूप से उसे निर्धनीकरण बना देता है, निर्धन। और वही किसान की जमीन बिच जाती है जो गिरवी रखी हुई थी। जब किसान अपना कर्जा नहीं पटा पाता तो वह किसान अपनी ही जमीन पर मालिक से क्या बन जाता है? मजदूर बन जाता है भाई। तो आज भी किसानों की स्थिति खराब है हमारे देश में। आप सबको पता है, जोत के आकार छोटे हैं, सीमांत किसानों की संख्या ज्यादा है। तो हमारे सरकार लगातार प्रयासरत है किसानों के सहयोग के लिए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चलाई जा रही है, एमएसपी की बात की जा रही है, सब्सिडी दी जा रही है, जो सोलर पंप है वो प्रदान किए जा रहे हैं। सरकार बाकायदा अगर कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है तो आगे चलकर किसानों की मदद करती है, मुआवजा देती है, ऐसी बात नहीं है। पूर्णतः सरकार, क्योंकि आज हमारी पूरी कोशिश होना चाहिए कि हम तकनीकी से युक्त खेती करें ताकि हम कम क्षेत्र में भी अधिकतम उत्पादन करें। और हमारे लिए ये महत्वपूर्ण बात है आज के समय में कि जो हमारी कृषि अंग्रेजों के काल में पिछड़ गई थी, उस कृषि को आज हम विकसित करके आज विश्व की हम बहुत बड़ी शक्ति बन सकते हैं। इसके लिए जरूरी है कि किसान, सरकार, प्रशासन मिलकर तीनों काम करें, आपसी सहयोग को बढ़ावा दें, तकनीकीकरण करें, जागरूकता बढ़ाएं, शिक्षित करें, कितना उर्वरक डालना है, ड्रिप सिंचाई जैसी तकनीकों का इस्तेमाल करें। देखिए, आज नहीं तो आने वाला 2047 हमारे लिए विकसित राष्ट्र का जो सपना देखा है वो पूरा होगा। तो इसी के साथ आज की क्लास हम यहाँ पर संपन्न करते हैं। कल की क्लास में फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।